हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि थंबनेल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण कानून, जो कि आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण कानून 2023, जिसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं आखिर ये कानून क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको मतलब देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब कब क्या क्या प्रयास इसके पीछे किए गए। इसकी जो सरकार अभी 2026 में जो नया विधेयक इससे संबंधित एक नया संशोधन विधेयक लेकर आई है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वो 3 जो शर्तें हैं वो क्या हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो साथ में आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका कानूनी परिचय हम लोग कानून का परिचय हम लोग समझ लेते हैं। इस कानून का इसका आधिकारिक नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, 106वां संविधान संशोधन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि महिला आरक्षण कानून 2023 को का आधिकारिक नाम क्या है, तो आप लोग का आंसर होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है उस पर बात कर लेते हैं। लोकसभा और इसके अंतर्गत क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करना चाहती है सरकार। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करना। ठीक है, आरक्षण का स्वरूप कैसा होगा इसको समझ लेते हैं। यह आरक्षण अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा। तो सरकार क्या कह रही है कि ये जो आरक्षण होगा ये अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए भी के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 33% कोटे के अंदर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कोटा होगा। ठीक है, यानी कि जो OBC वाला कोटा है उसमें फिलहाल कानून में OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब OBC कोटे की जो महिलाएं हैं उनको जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनके जैसे ही सीटें प्राप्त होंगी। ठीक है, इसमें सिर्फ SC और ST को के भीतर इनको क्या मिलेंगी, आरक्षित सीटें प्राप्त होंगी। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं आगे विधेयक और अधिनियम। विधेयक और अधिनियम के अंतर्गत हम क्या लिखा है कि यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, महिला आरक्षण कानून 2023 यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 क्या था, यह एक 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया है। ठीक है, सबसे पहले हमको इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि विधेयक और अधिनियम, विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, इसको हम लोग का जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम विधेयक और अधिनियम के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेंगे तो ये पूरा टॉपिक हमको धीरे धीरे ये सब समझ में आने लग जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा या कॉपी पेन लेके आप नोट करते रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि विधेयक क्या होता है। ठीक है, विधेयक जैसे कि जब कोई नया कानून बनाने या संविधान में बदलाव करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिल कहते हैं। जैसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब 128वां मतलब नंबर इसका 128वां क्यों है, इसको जान लेते हैं। उस वर्ष या सत्र में पेश किए गए बिलों के क्रम पर आधारित होती है इनकी संख्या। जैसे कि उस वर्ष में या उस सत्र में, ठीक है, उस सत्र में जब ये बिल पेश किया गया होगा और बिलों की संख्या होती है। ठीक है, तो जो बिलों की संख्या होती है, क्रम जो होता है उसका, तो उस पे आधारित ये नंबर होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि कई बिल वहाँ पर को पेश किए गए हैं, तो सभी बिल तो पास होंगे नहीं, लेकिन उनका नंबर नोट हो जाएगा, यानी कि 128वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद क्या हुआ, ये पेश किया गया, पेश होने के बाद इसको दोनों सदनों में पेश हुआ, वहाँ से ये इसको बहुमत वगैरह प्राप्त हुआ, तो ये पास हो गया। पास होने के बाद ये राष्ट्रपति जी के पास गया, राष्ट्रपति जी ने इसमें हस्ताक्षर किए।
तो उसके बाद ये क्या बन गया, अधिनियम बन गया। ये जो प्रक्रिया होती है ये अधिनियम के लिए प्रक्रिया की जाती है, जिसमें संसद में पेश किया जाता है तो तब तो ये विधेयक होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन होती है सिंपल शब्दों में अगर आप समझे तो। उसके बाद जब ये दोनों सदनों में पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो जाएगा और राष्ट्रपति जी के पास आएगा, तो राष्ट्रपति जी उसमें जब अपनी सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये अधिनियम बन जाता है, ठीक है। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अधिनियम की कि यह उन कानून के क्रम पर आधारित होती है जिन्हें वास्तव में मंजूरी मिल गई होती है। मंजूरी कहाँ से मिलेगी, जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा और राष्ट्रपति जी इसमें साइन कर देंगे तो ये अधिनियम बन जाएगा, यानी कि इसको मंजूरी मिल गई है, तो विधेयक से ये अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ। तो इसीलिए क्या हुआ, 128वां विधेयक, यानी कि उस समय पेश किया गया 128वां बिल, लेकिन सभी बिल पास नहीं होते, ठीक है। जब विधेयक के रूप में वहाँ पे पेश हुआ तब 128वां था, तो राष्ट्रपति जी ने जब इसमें साइन करे तो 106वां ये बिल था जो अधिनियम बना। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाए और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तब वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इस जो डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई है अधिनियम की, कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाए और राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाए तब वह अधिनियम बन जाता है। एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हैं कि जैसे 128वां सिर्फ बिलों की गिनती थी, लेकिन उससे पहले सिर्फ 105 संशोधन ही कानून बने थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि सभी बिल पास नहीं होते हैं, है ना। तो जिस वक्त ये राष्ट्रपति जी के पास गया होगा तो उस समय तक 105 ही संशोधन कानून बने होंगे, और जब इस पे सिग्नेचर किया तो ये क्या बन गया, 106वां संशोधन बन गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इतनी आसान भाषा में समझा के आप लोगों को अच्छे से विधेयक और अधिनियम में अंतर आ गया होगा कि कैसे 128वां संविधान संशोधन था और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये बन गया, ठीक है। कब हुआ ये, इसे 19 सितंबर 2023 को विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नए संसद भवन में पेश किया गया था। कब, 19 सितंबर 2023 को विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नए संसद में इसको पेश किया गया था। उसके बाद 2021 को जिसकी प्रक्रिया रही होगी, फिर ये दोनों सदनों में पास हो गया और फिर द्रौपदी जी के पास गया, तो द्रौपदी जी हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसमें सिग्नेचर करी, ठीक है। ये तब ये कानून बन गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक ही रात में तो नहीं हुई होंगी, है ना। इसके पीछे काफ़ी टाइम से इसके पीछे कार्य किया जा रहा होगा, है ना। तो इसके इतिहास के बारे में पहले जानते हैं। इसके करंट में जो भी इसकी जो भी इसमें रिजल्ट रहा, तो उसको जानने के लिए पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक ही रात में हुआ कोई बदलाव नहीं था, इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष था, ठीक है। तो महिला आरक्षण की जो मांग थी वो दशकों पुरानी थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1996 से। 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार HD देवगौड़ा, आप इस नाम को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। 1996 में पहली बार HD देवगौड़ा सरकार ने इसे पेश किया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि HD देवगौड़ा कौन थे। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के थे, इनका पूरा नाम आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा महिला आरक्षण कानून है कि ये शुरुआत यहीं से हुई है 1996, किनके द्वारा, HD देवगौड़ा जी के द्वारा। ये हमारे भारत के 11वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका पूरा नाम है हरदनहल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा, ठीक है। हरदन, मैं किसी कॉपी में लिख के आपको बता देती हूँ। तो देखिएगा कि SD देवगौड़ा, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि महिला आरक्षण कानून जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है आजकल। तो इसके इतिहास के बारे में अगर मान लीजिए आ गया, तो SD देवगौड़ा जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसके लिए प्रयास किए थे, तो उनका पूरा नाम है हरदनहल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा, ठीक है। और ये इनकी खास बात ये है कि दक्षिण भारत से आने वाले प्रमुख प्रधानमंत्री थे, यानी कि कहाँ से आए थे, कर्नाटक से आए थे, और इन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है यानी कि 1996 में पहली बार किसने प्रयास किया था इसके लिए, SD देवगौड़ा जी ने किया था, जो हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद 1998 से 2003 तक प्रयास किए थे किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा किसने प्रयास किया था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कई बार इस पर प्रयास किए, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद 2008 से 2010 तक मनमोहन सरकार द्वारा इस पर कार्य किया गया, लेकिन उनको भी इसमें पर्याप्त एक सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आए नरेंद्र मोदी जी आए प्रधानमंत्री के रूप में। 2023 में उन्होंने इस पे कार्य किया और इनके नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमतों के साथ इसको पास कर लिया गया। ठीक है, इस कानून को, कौन सा कानून था? 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। क्या था? नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में यह आया था ये। ठीक है, और जब दोनों सदनों में पास हुआ और उसके बाद जब इसमें हस्ताक्षर हुए राष्ट्रपति जी के, तो ये क्या बन गया? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक है, यहाँ पर तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में हम आगे को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी। ठीक है, तो इसमें प्रावधान और शर्तें क्या थी कि SC/ST आरक्षण। ठीक है, ये बात मैं आप लोग को आगे भी क्लियर कर चुकी हूँ कि 33% कोटे के अंदर ही अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए कोटा होगा। ठीक है, किन के लिए? SC और ST के लिए किसमें होगा? 33% कोटे के अंदर ही उनको क्या मिलेगा? महिलाओं को मतलब महिलाओं के लिए कोटा होगा। OBC कोटे के लिए फिलहाल इस कानून में OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं था, यानी कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनके हिसाब से ही उनको 33% का फायदा लाभ उठा पाएंगे उसी के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी समय सीमा क्या थी? यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू किया गया है, जिसके बाद में संसद इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, जैसे बाद में क्या कर सकती है संसद, इसको चाहे तो बढ़ा सकती है, चाहे तो नहीं बढ़ा सकती, यानी कि इसकी समय सीमा एक निर्धारण की गई कि 15 वर्षों के लिए ये लागू किया जाएगा। जब ये लागू होगा, अभी ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिस वक्त ये कानून बना तो इसमें कुछ शर्तें थी, वही मैं आप लोग के सामने पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो उस समय क्या है, ठीक है, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। लागू होने की एक और शर्त रखी गई कि क्या? यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, यानी कि 2029 के चुनावों से प्रभावी होगा, क्योंकि जनगणना हमारी 2011 की जनगणना हुई थी लास्ट। उसके बाद कोरोना की वजह से जनगणना क्या हुई थी? 2021 में जो कोरोना काल 2021-22 तक जो कोरोना काल चला, तो उसमें जनगणना रोक दी गई थी, यानी कि जनगणना नहीं हुई। तो उस वजह से यानी कि ये काम कब हुआ? 2023 में ये कानून बन के आया, और जनगणना नहीं होने की वजह से जो हमारी अब जो जनगणना होगी, तो उसके आधार पर फिर इसका परिसीमन, जनगणना और इसकी परिसीमन निकाला जाएगा। उसके बाद जो परिसीमन होगा और जो क्षेत्र वगैरह बटेंगे, उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उन्हीं चुनावों से ये प्रभावी होगा। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि ये काम 2029 के लोकसभा चुनाव से ही प्रभावी हो पाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या थी? सबसे मेन जिस पे हमको बात करनी है वो है जनगणना और परिसीमन। इन्होंने ये शर्त लगी थी कि इसी के बाद हम इसको लागू करेंगे, लागू हो पाएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जिसकी वजह से इस बार, यानी कि 2026 में जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो सरकार लेकर आई अभी 2026 में, तो इसी जनगणना और परिसीमन की वजह से इसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इस बार 2026 में, अप्रैल 2026 में इसको लागू करने के लिए क्या करा सरकार ने? एक नया संशोधन लेकर आई। उसमें 3 बातें उन्होंने अपनी मुख्य रखी। तो सबसे पहली बात क्या रखी कि जनगणना की शर्त को हटाना। ठीक है, शर्त को हटाना मतलब ये नहीं कि जो नई जनगणना आएगी, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हटाना। वो सरकार भी ये चाह रही थी कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही इसको लागू करेंगे, लेकिन हम लोग 2029 तक इसका इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि जनगणना होगी उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा, फिर उसके बाद परिसीमन तैयार किया जाएगा, और फिर उसके बाद से क्षेत्र बांटे जाएंगे, क्षेत्रों के हिसाब से सीटें बांटी जाएंगी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सरकार ने सोचा जो 2027 में 27 में जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे, उनके उसमें ही इसको हम लोग लागू कर देंगे, ऐसा सरकार ने सोचा। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जनगणना की शर्त को हटाना, यानी कि जनगणना और परिसीमन 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार क्या करना है? परिसीमन तैयार करना है। अब ये परिसीमन क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमको तभी समझ में आएगा आगे का कि आखिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने। देखिए, परिसीमन की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि इससे क्या तात्पर्य है। ठीक है, तभी हम इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे कि आखिर सरकार को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं प्राप्त हो पाया। परिसीमन क्या होता है कि जनगणना होती है। जनगणना के बाद क्या किया जाता है कि अगर आप लोग आसान भाषा में इसको समझें, तो जनसंख्या के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस इलाके का सांसद या विधायक कहाँ तक के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जनगणना में जनसंख्या जो तय की जाती है, जनसंख्या का जो अनुमान, जो भी विवरण आता है, तो उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि
किस इलाके का सांसद या विधायक कहाँ तक के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए मैं आपको 2 बार पढ़ के समझा रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके मुख्य पहलुओं के बारे में अगर हम समझते हैं, तो समय के साथ आज़ादी बढ़ती है, ठीक है? और लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बसते हैं। और इस बीच ऐसा ना हो कि एक सांसद 10 लाख लोगों का नेता हो और दूसरा 50 लाख लोगों का नेता हो, ठीक है? परिसीमन का मतलब है कि उन क्षेत्रों को, मतलब जो जनसंख्या के आधार पर जो भी इलाके, जो भी सांसद और विधायक के जो क्षेत्र बटेंगे, उनका प्रतिनिधित्व वो कैसे करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सांसद 10 लाख लोगों को का नेता हो और दूसरा सांसद 50 लाख लोगों का नेता हो, ठीक है? तो ये तय किया जाता है, ठीक है? परिसीमन का मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचना। महिला आरक्षण इसी प्रकार की मतलब इसी प्रक्रिया पर टिका हुआ है, क्योंकि परिसीमन के बाद ही तय होगा कि कौन सी सीट महिला उम्मीदवार के खाते में जाएगी, ठीक है? उम्मीद करती हूँ परिसीमन के बाद के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को अंदाजा आ गया होगा। इसके बारे में एक मैं पूरी वीडियो डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो उसको हम फिर और ज़्यादा डिटेल में समझ लेंगे। तो फिलहाल हमारे समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जनगणना और परिसीमन में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? तो सरकार ये चाहती है कि हम लोग 2029 तक वेट ना करके हम लोग 2027 में जो होने वाले हैं चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, हम उसमें से ही इसको लागू कर दें, ठीक है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, 2011 के अनुसार जनगणना की जो जनसंख्या है उसी के आधार पर परिसीमन निकालें और इस कानून को लागू कर दिया जाए। अब वो कह रहे हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाना, ठीक है? तो 500 पहले क्या थी, वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। तो 543 से बढ़ाकर क्या करना है, 850 करना है, ठीक है? किसकी सीटों को? लोकसभा की सीटों को। अभी वर्तमान में कितनी है? 543 है, और उसको बढ़ा के क्या कर देना है, 850 कर देना है, ठीक है? अब सरकार क्यों चाह रही है इनकी सीटों को बढ़ाना क्यों चाह रही है? क्योंकि सरकार की चाह रही है कि 33%, अब इस कानून के अंतर्गत 33% यानी कि 1/3 महिला आरक्षण मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि यानी कि जो वर्तमान की जो सीटें हैं उसको 850 करना चाह रही है। मतलब इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण उनका ये है कि जब क्या किया जाएगा, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों, तो पुरुष पुरुष उम्मीदवारों को वर्तमान सीटों की संख्या में कमी ना आए, ठीक है? और मुख्य लक्ष्य यह है कि 2029 की संसद में कम से कम 270 से 280 महिला सांसद मौजूद हों। तो इस वजह से क्या चाह रहे हैं, इनकी सीटों को बढ़ाना चाह रहे हैं। लोकसभा की सीटों को वर्तमान सीटों के हिसाब से बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि कितनी, 850 वो करना चाह रहे हैं। और ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 लोकसभा में, और बढ़ाकर कितनी हो जाएंगी? 850 हो जाएंगी, ठीक है? कारण क्या है मैंने आपको बताया, तो उसका कारण भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि कारण क्या है। सीटें बढ़ाने की वजह से जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी सीटों में कोई कमी ना आए, इस वजह से ये सीटें बढ़ाना चाह रही हैं। तो ये जो 3 और उसके बाद आरक्षण की शुरुआत, यानी कि वही बात है कि 2029 में, मतलब क्या हो, 2029 का जो लोकसभा चुनाव हो, तो उसमें क्या हो, 270 से 280 महिलाएं सांसद वहाँ पे को मौजूद हो। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। अब इसमें जो विपक्ष के लोग हैं वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं है। विपक्ष में कौन कौन है? जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं, मतलब दक्षिण भारत के जो नेता लोग हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि इससे उनको नुकसान होगा, ठीक है? नुकसान क्या होगा? तो इसमें विवाद क्या खड़ा किया है विपक्ष ने कि जो दक्षिण भारतीय राज्यों ने जो इसका विरोध किया है, उसमें उनका कहना है कि उनको राजनीतिक शक्तियाँ उनकी कम होने की वजह से, मतलब इस बात का उनको डर लग रहा है कि उनकी राजनीतिक शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी कि दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य हैं, तो उन्होंने किया है कि पिछले 40-50 वर्षों से उन लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान दिया है और जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रण में किया है। जबकि इसके विपरीत यूपी, बिहार में जो है कि जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो होंगी सीटें, इस वजह से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इस वजह से वो लोग इस विधेयक का, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो इसी वजह से वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है कि संसद में इसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है? तो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें क्या हुआ था, संसद में कब पेश किया गया था? 17 अप्रैल 2026 को ये संसद में पेश किया गया था, और 19 अप्रैल को इसमें क्या हुई थी, वोटिंग हुई थी। और वोटिंग के दौरान इसमें संविधान संशोधन के लिए क्या चाहिए थे, 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी,
इस बिल को कितनी की 2/3 बिल की ज़रूरत थी, लेकिन क्या हुआ कि पक्ष को 298 वोट मिले और विपक्ष को 230 वोट का बहुमत प्राप्त हुआ, और जिसकी वजह से 66% वोटों की कमी आ गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये बिल पास नहीं हो पाया। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने महिला आरक्षण कानून के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी और समझी, और लास्ट में जो इसका निष्कर्ष जो भी इसका रहा कि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने की वजह से ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन सरकार इसमें अभी भी प्रयासरत है, वो इस पे कार्य कर रही है। तो आगे को देखते हैं इस पे क्या निर्णय निकलेगा, और क्या ये कानून लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सरकार कर रही है प्रयास। तो अभी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सबसे जो मेन हमारा रहा जनगणना और परिसीमन, जनगणना और परिसीमन की वजह से ही इसमें ये जो बिल था वो हमारे फ़ेवर पे नहीं आ पाया, ठीक है। आप लोगों को मेन क्या चीज़ें याद ये करनी है, मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी बना के आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जल्दी ही। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि कितनी सीटों को बढ़ाना चाहती थी सरकार, 850 सीटें करना चाहती थी, ठीक है। और कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करी थी, 33% महिला आरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही थी, ठीक है। और कौन से जनगणना के अनुसार परिसीमन तय करने की बात हो रही थी, 2011 के अनुसार। परिसीमन पर मैं एक बहुत मतलब एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ जल्दी ही। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।